बरगद पनघट पर खड़ा लिखता है इतिहास। किस किसने किस किस तरह यहां बुझाई प्यास। नमस्कार, मैं जनवक्ता श्री ओम गौतम। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि एनसीईआरटी की 8वीं क्लास की पुस्तक में 2 चैप्टर छपे थे, जिनमें एक में जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है उस पर चर्चा की गई थी, और उसके अलावा एक और चैप्टर था जिसमें यह कहा गया था कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। अब इस मामले में बहुत बड़ा फैसला 24 घंटे के भीतर सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई की बेंच ने साफ तौर पर एनसीईआरटी और एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को आदेश दिया है कि ये जितनी भी किताबें हैं इन सबको जब्त कर लिया जाए, इनकी सॉफ्ट कॉपी भी जब्त कर ली जाए, और स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी कहा जाए कि वो किताब अगर किसी के भी पास है तो उसको जल्दी से जल्दी जमा कराया जाए। इसके किसी भी हिस्से को कहीं भी इस्तेमाल न किया जाए। साथ ही जिन लोगों ने ये चैप्टर तैयार किया था, जिन लोगों ने इस पर डिस्कस किया था, उनका पता लगाया जाए और उन सबको इसके लिए कंटेम्प्ट की कार्रवाई के तहत केस भी चलेगा, सजा भी मिलनी चाहिए। सीजीआई ने साफ कह दिया है कि मैं इस मामले को छोड़ने वाला नहीं हूं। अब आप सोचिए कि इसमें क्या कुछ ऐसा था जिसकी वजह से पूरी की पूरी ज्यूडिशरी हिल गई। तमाम वकील सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, लेकिन इस पूरी सुनवाई के दौरान एक बात नहीं कही गई कि जो कुछ कहा गया था वो पूरी तरह से झूठ था। हालांकि उन्होंने कहा कि जो शिकायतों के ऊपर कहा गया है कि इतनी शिकायतें मिली हैं जजों के खिलाफ, लेकिन उसमें यह नहीं बताया गया कि उन शिकायतों पर एक्शन भी हुआ है। अब जो एक्शन हुआ है उसका पता आज तक किसी को नहीं चला है, तो फिर कैसे उसको एक्शन कोई कह देगा। लेकिन चूंकि वो लॉर्ड साहब है और कुछ भी कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई के पास सारी शक्तियां हैं, उन्होंने साफ तौर पर जो एनसीईआरटी है उसको दोषी ही ठहराया है और ये कहा है कि उसके जो दोषी अफसर हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसका जो इस्तेमाल कोई करता है तो उसके खिलाफ भी कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अलग से मीडिया को भी धन्यवाद दिया। मीडिया में भी जो मेनस्ट्रीम मीडिया वाले हैं उनके लिए कहा कि वो जिम्मेदारी से अपना काम कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी जल्दी इस मामले को सामने लाया और एक बड़ी दुर्घटना होने से बचा ली। साथ ही उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के इस कृत्य की वजह से जुडिशरी को गोली लगी है, जुडिशरी पर गोली चलाई गई है और उसकी वजह से जुडिशरी ब्लीडिंग कर रही है। आप सोचिए कैसी कैसी उन्होंने जोरदार बातें इस पूरी सुनवाई के दौरान कही हैं। साथ में उन्होंने हम जैसे कुछ छोटे यूट्यूबर्स को भी, छोटे चैनल्स को भी रिकॉग्नाइज किया है और ये कहा है कि कुछ छोटे चैनल्स हैं जो बहुत ज्यादा अजीब तरीके की बातें कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी आप लोगों को खुश होने की जरूरत है कि हमारी बात अब वहां तक पहुंच चुकी है। साथ में उन्होंने तमाम धमकियों के बाद हमारे लिए थोड़ी सी राहत दे दी और ये कहा कि हम उन लोगों के ऊपर कोई सुमोटो की कंटेम्प्ट कार्रवाई करने नहीं जा रहे हैं जो तथ्यात्मक रूप से किसी फैसले की समालोचना करते हैं या फिर किसी इंस्टीट्यूशंस के तथ्यात्मक विश्लेषण करते हैं। उन पर हम अभी कोई कार्रवाई नहीं करने जा रहे हैं और हम कभी भी किसी भी बात को तथ्य के बिना नहीं कहते हैं। जो रूल के अकॉर्डिंग होती है, संविधान के अकॉर्डिंग होती है, हम वही सवाल उठाते रहे हैं। अब दूसरा पहलू भी है कि क्या इस देश में ऐसी ये पहली घटना थी। राहुल गांधी जैसे नेता, उदयनिधि स्टालिन जैसे नेता तमाम बड़ी संस्थाओं के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर भी उन्हें बदनाम कर देते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से उनके खिलाफ बहुत ज्यादा कोई कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है।
कई बार नेताओं के खिलाफ जब ऐसे ही डिफेमेशन के केस आते हैं तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट के जजों को यह कहते हुए सुना गया है कि यह लोकतंत्र है और नेताओं की चमड़ी मोटी होनी चाहिए, यानी उन्हें सहने की ताकत पैदा करनी चाहिए। वैसे अगर तथ्यात्मक रूप से देखा जाए और आलोचनात्मक रूप से भी अगर इसको कानूनी तौर पर संवैधानिक अधिकारों के तहत अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए अगर हम कहें तो यहां जो कुछ था वो इतना ज्यादा तो भयंकर नहीं था कि उस पर इतनी कड़ी और इतनी सख्त कार्रवाई के लिए इतनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट को कदम उठाने की जरूरत थी। लेकिन उनका आकलन है उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि वो पद पर है। उन्होंने जिस तरीके से ये तक कह दिया है कि इन पुस्तकों का इस्तेमाल होने से जो उनके पेरेंट्स थे बच्चों के उन्हें भी ये सारी चीजें पता चलती, आने वाली जनरेशन्स को सारी चीजें इस तरीके से जुडिशरी के बारे में गलत बातें सिखाने की कोशिश की जा रही थी। जबकि संसद में साफ तौर पर एक सांसद द्वारा जब प्रश्न किया गया था कि अब तक पिछले सालों में सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जो जज हैं उनके खिलाफ कितनी शिकायतें आई हैं, तो उसका रिकॉर्ड संसद ने दिया था, आप उस पर रोक नहीं लगा सकते हैं। उसी तरीके से जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है वो कोई भी अगर चाहेगा तो उसको गूगल पे सर्च करेगा तो वहां पर साफ तौर पर 5.5 करोड़ केसेस की पेंडेंसी दिखाई देती है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि बच्चों को ये क्यों पढ़ाया जा रहा था, इस पर वो सवाल कर सकते हैं। और हमारे भी वीडियो पर कई सारे मित्रों ने ये सवाल उठाया कि बच्चों को ये सिखाने की क्या जरूरत है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं है। सब डिपार्टमेंट्स में भ्रष्टाचार है, हर पार्टी में भ्रष्टाचार है, हर संस्था में भ्रष्टाचार है, लेकिन उसको रोकने की और भ्रष्टाचारियों को सजा देने की जिम्मेदारी जिन लोगों के ऊपर है, एक तो वो उन लोगों को सजा नहीं देते हैं, दूसरे उनके खुद के डिपार्टमेंट में भी भ्रष्टाचार है। इसके प्रमाण हैं। यशवंत वर्मा के मामले को 14 मार्च को पूरा 1 साल होने वाला है, यानी अब तक 350 दिन बीत चुके हैं। उस मामले में आज तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने या सीजीआई ने कुछ ऐसा किया होता तो शायद जनता का विश्वास जुडिशरी में जमता। और यहां भी इस फैसले में उन्होंने कहा कि इस सब के द्वारा जुडिशरी की जो इमेज है उसको जनता की नजर में खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को बधाई दी कि वो पूरी ईमानदारी के साथ संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनकी इज्जत को बचाने का काम कर रही है। ये वही बात है जिसको हम दूसरी तरह से कहते हैं कि पिछले 77 सालों में भारत की जो पहले अखबार हुआ करते थे, अब जो टीवी चैनल्स वगैरह होते हैं, वो कभी भी ऐसे फैसलों की उस तरीके से व्याख्या नहीं करते हैं जिससे कि आम आदमी की समझ में आ सके कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में न्याय होता कैसे है। उनके कुछ बने बनाए सिद्धांत हैं, जैसे कि गिल्ट मस्ट बी प्रूव्ड बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट, यानी अपराध किसी भी संदेह से परे साबित होना चाहिए। रूल ऑफ लॉ की बात होती है। तमाम तरीके के पाश्चात्य सिद्धांतों को भारत की जुडिशरी में लगाकर रख दिया गया है और उसकी वजह से ही एक सिद्धांत और आता है कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाएं पर किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। ये जो सिद्धांत है ये भारतीय संस्कृति के एकदम विपरीत है। अगर ऐसा रहा होता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। महाभारत के युद्ध में दोस्त तो दुर्योधन का था, धृतराष्ट्र का था, उसके 100 भाइयों का था, लेकिन उसके बावजूद वहां कौरव सेना के लाखों सैनिकों की मौत हुई थी। उनको मौत के घाट उतारा गया था क्योंकि वो अधर्म का साथ दे रहे थे, क्योंकि वो बुराई का साथ दे रहे थे, क्योंकि जो अत्याचारी थे, जो अन्यायी थे, वो उनके साथ खड़े हुए थे। अगर इस सिद्धांत को मान लिया जाए कि चाहे 100 गुनहगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, तो फिर किसी गुनहगार को सजा हो ही नहीं सकती है, क्योंकि आपके पास एक और दूसरा सिद्धांत है।
जो कहता है कि बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट। अब आप बताइए कि जब कोई अपराध होता है तो वहां जो उपस्थित लोग कई बार होते भी नहीं है और होते भी हैं, तो वो उतने सारे सबूत कैसे इकट्ठा करेंगे? क्या उन्हें पता है कि यहां कोई अपराध होने वाला है, जिससे वो पहले से सारी तैयारी करके रखें कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराइए, फोटो बनाइए, कई सारे एंगल से वीडियो बनना चाहिए जिसमें सब चीजें साफ साफ नजर आए, उसमें साउंड भी होनी चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता है। और दुनिया के किसी भी देश में न्याय इस तरीके से इतनी रिजिडिटी के साथ में अपराधियों के पक्ष में इस तरीके की दलीलें स्वीकार करता हो, यह भी सुनने को नहीं आता है। वकीलों का दबदबा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कहीं चलता है तो वो भारत में चलता है, क्योंकि भारत में जब से अंग्रेज यहां शासन कर रहे थे और बाद में जब वो अंग्रेजों ने पावर ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद सबसे ज्यादा कोई जाति अगर हावी रही देश के ऊपर तो वो वकीलों की जाति थी। जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया उसमें भी 80% से ज्यादा लोग वो थे जो वकील थे। उसके बाद नेहरू देश के प्रधानमंत्री बने जो खुद वकील थे, और बाद में आने वाले सालों में सिब्बल सिंघवी जैसे, फली नरीमन जैसे, राम जेठमलानी जैसे तमाम वकीलों को देश देख चुका है, जो कभी भी दिखाई देते हैं तो अपराधियों का बचाव करते हुए ही दिखाई देते हैं। आपने कभी किसी बड़े वकील को किसी बेगुनाह के हित में लड़ते हुए खड़ा होता हुआ नहीं देखा होगा, कभी भी विक्टिम्स का केस लड़ते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि विक्टिम्स के पास पैसा नहीं होता और इन सबको पैसा चाहिए होता है। तमाम सारे केसेस हैं जिनका मैं जिक्र कर सकता हूं जहां सैकड़ों हजारों लोगों की जान गई, पर किसी भी काले कोट वाले बड़े वकील ने उनका केस लड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई। 1966 में जंतर मंतर की सड़क पर 3000 से ज्यादा साधुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। हम जलियांवाला बाग की बात तो करते हैं जहां पर अंग्रेजों ने गोली चलाई थी, लेकिन उस समय इंदिरा गांधी की सरकार ने संसद से 500 मीटर दूर पर गोली चलवाई थी जिसमें 3000 से ज्यादा लोग मारे गए थे, और उस मामले में किसी को कभी सजा नहीं दी गई। उसके बाद और भी घटनाएं आती हैं। भोपाल गैस त्रासदी का मामला सामने आता है, जब उस पूरे के पूरे यूनियन कार्बाइड कंपनी का जो मालिक था उसको भगाने का काम किया था वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने, भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने। उस मामले में भी कोई बड़ा वकील उस केस को उस तरीके से लड़ते हुए नजर नहीं आया जिसने कभी सवाल उठाया हो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह भी दोषी थे और राजीव गांधी उस समय के प्रधानमंत्री भी दोषी थे उस हत्यारे को भगाने में। ऐसी तमाम घटनाएं आती हैं। ये जो वकील होते हैं ये हमेशा अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं, देशद्रोहियों के केस लड़ते नजर आते हैं, भ्रष्टाचारियों का बचाव करते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इन लोगों से इन्हें मोटी फीस मिलती है। आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जितनी त्वरित कार्रवाई दिखाई है, क्या वो ऐसी ही कार्रवाई अन्य जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों से या राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित केस होते हैं, उसमें कभी दिखा पाएगा? पीछे नहीं दिखाई, उसकी हम बात नहीं कर रहे। क्या भविष्य में ऐसा कभी देखने को मिलेगा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो या ऐसी तरीके का कोई महत्वपूर्ण मामला हो, उसमें सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा फैसला ले ले? इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। और चूंकि अब उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं है, तो जो लोग कुछ बोलने लगे थे, जो लोग इस पर चर्चा करने लगे थे, उनके अंदर भी एक डर बैठ जाएगा कि अभी उन्होंने एनसीईआरटी की किताबें जब्त की हैं, उसको बैन लगाया है, उनको डंप करने की बात की गई है, सारी किताबों को जब्त किया जाए, दूसरी किताबें छपवाई जाए, बहुत सारा उसमें उन्होंने डिटेल में सारी चीजों को कहा है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह गलती कुछ लोगों की वजह से हुई है और उन लोगों को अब न तो एजुकेशन मिनिस्ट्री में न किसी दूसरी मिनिस्ट्री में जगह दी जाएगी। उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी।
दूसरी तरफ सीजीआई ने कहा कि जो सेक्रेटरी एजुकेशन ने माफी मांगी है वो पहले तो उस चैप्टर को डिफेंड कर रहे हैं और माफी को देखने से कहीं नहीं लग रहा कि वो वास्तव में माफी मांग रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो माफी मांगने का बहाना कर रहे हैं। यानी इस पूरे के पूरे प्रकरण से ऐसा लगता है कि सीजीआई बहुत ज्यादा आहत हुए हैं और यही उन्होंने इस फैसले में दिखाया भी है। उन्होंने साफ तौर पर उन वकीलों का धन्यवाद दिया जो मामला लेकर आए थे, उस मीडिया का धन्यवाद दिया जिसने इन चीजों को ढूंढा। ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले में ज्यूडिशरी, वकील और मीडिया ये सब एक साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कोई ऐसा मामला सामने नहीं आता है जब राष्ट्रहित का मामला हो। इससे 2 दिन पहले की बात है जब नेंदुपारा ने एनजेएसी की बात की थी, कॉलेजियम की बात की थी, तब उन्होंने इस पर कहा कि नहीं ऐसा कोई वो नहीं है। अगर नहीं है तो आपने वचन दिया था, जब आपने शपथ ली थी, आप इसका सुमोटो ले सकते हैं कि पूरे देश में चर्चा हो रही है, कॉलेजियम सिस्टम में खामियां हैं, एनजेएसी का केस 4-1 के बहुमत से उसको खारिज कर दिया गया था। आप इस पर 13 जजों की, 15 जजों की या फिर सुप्रीम कोर्ट के फुल हाउस की हियरिंग कर सकते हैं। उम्मीद करेंगे कि इस फैसले की तरह ही एनजेएसी के मामले में या दूसरे जनता से जुड़े हुए मामलों में भी सीजीआई इसी तरीके की तत्परता दिखाएंगे। आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, अपनी राय दीजिए। और जो मित्र ये कह रहे थे कि ये गलत था एनसीईआरटी, खैर ठीक है, अब उनके पक्ष में फैसला आ गया है। लेकिन हमारा यह मानना है कि पारदर्शिता एक ऐसी चीज है जो लोकतंत्र का जरूरी हिस्सा होती है। जो कुछ पब्लिक डोमेन में है, अगर उसको कोई कह रहा है तो उससे किसी को आहत होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन समस्याओं को, उन दिक्कतों को दूर करने की जरूरत है, उन शिकायतों को दूर करने की जरूरत है। ऐसा हमारा मानना है। जय हिंद, जय भारत।